हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 73 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 74 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह निम्नलिखित में से किसको जन्म दे सकती है। तो दोस्तों, जब किसी अर्थव्यवस्था की कीमत में गिरावट होती है तो यह अपस्फीति की स्थिति बनती है। ऐसे में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, वस्तु और सेवा की कीमत में गिरावट होती है, निर्यात में वृद्धि होती है और मांग में बढ़ोतरी होती है, जबकि ब्याज दरों में कमी आती है। तो ये नहीं होगा। एक और तीन जो है वो सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्धि। दोस्तों, राजकोषीय घाटा होता क्या है? तो एक साल के अंदर सरकार की कुल आय और उनके कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? तो एक साल में सरकार ने कितना खर्च किया है और कितना आय किया है, उसको आपस में घटाकर राजकोषीय घाटा को निकाला जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है? तो पहले हम लोग जानते हैं कि पूंजी खाता होता क्या है। दोस्तों, पूंजी खाता एक प्रकार का बही खाता है जिसमें मालिक या फिर भागीदार के द्वारा किए गए निवेश, लाभ और हानि शामिल होती है। अब पूंजी खाता के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पूंजी पर व्यय, विदेशी ऋण, बैंकिंग, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें पूंजी खाता के अंतर्गत आती है। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, निजी प्रेषण, ये पूंजी खाता नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो दोस्तों, विटामिन के शरीर के यकृत में संश्लेषित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन के का दोस्तों रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। यह वसा में घुलनशील होता है। वसा में और कौन कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी को छोड़कर बाकी सारी विटामिन वसा में घुलनशील होता है, जबकि बी और सी यह जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, पीला एंजाइम किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पीला एंजाइम विटामिन B2 को कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। पीला एंजाइम को फ्लोबोप्रोटीन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कोशिका में डिहाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया में भाग लेता है। अब ये पीला एंजाइम काम कैसे करता है? तो दोस्तों, यह एंजाइम फ्लोबोएडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के गैर प्रोटीन घटक के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? दोस्तों, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के साथ एंटीबॉडी निर्मित करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण यह बीटा कोशिका यानी कि WBC जिसको हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं के द्वारा होता है। दोस्तों, ये सेल अस्थि मज्जा को स्टेम सेल से विकसित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश होता है, उसके बाद प्राथमिक उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर आता है तृतीयक उपभोक्ता। तो इसमें सबसे पहले सूर्य का प्रकाश तो नहीं है, लेकिन प्राथमिक उत्पादक क्या है? तो वो है घास। और प्राथमिक उपभोक्ता यानी घास को कौन खाता है? तो कीट। उसके बाद कीट को खाता है मेढक, मेढक को फिर सांप और सांप को फिर गरुड़। तो ये इस तरीके से इसका खाद्य श्रृंखला, खाद्य चेन जो है वो बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फूड चेन बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो दोस्तों, जल में वायु का बुलबुला यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? तो अवतल लेंस की भांति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। दोस्तों पानी के अंदर लेंस का जो प्रकृति होता है वो बदल जाता है। अवतल लेंस उत्तल की भांति और उत्तल लेंस अवतल की भांति व्यवहार करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केल्विन। दोस्तों केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। केल्विन पैमाने पर सबसे कम तापमान जो होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है, जो कि परम शून्य तापमान के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केल्विन। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो दोस्तों जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो दोस्तों पृष्ठीय तनाव अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पैदा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अणुओं के बीच ससंजक बल। ससंजक बल क्या होता है? तो दोस्तों एक प्रकार के ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, जबकि एक से ज़्यादा यानी अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। तो पृष्ठीय तनाव जो होता है वो ससंजक बल के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों अग्निशामक के रूप में बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अग्निशामक के रूप में बेकिंग सोडा के अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड और CO2 गैस का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वयस्क पुरुषों में RBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वयस्क पुरुषों में RBC की जो सामान्य संख्या है वो 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन के बीच होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5.4, जो कि 4.7 से 6.1 के बीच में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन अगर महिला में पूछता तो दोस्तों महिलाओं में 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन के बीच में RBC की संख्या पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है? तो दोस्तों वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको H2S लिखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प में नरलैंगिक अंग कौन से हैं? तो दोस्तों पुष्प में नरलैंगिक अंग पुंकेसर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों पुंकेसर दो भाग में मिलकर बना होता है, दो भाग से मिलकर बना होता है। एक होता है तंतु और दूसरा होता है परागकोश। तंतु जो है वो डंठल जैसी संरचनाएं होती है जो कि परागकोश को सहारा देती है, और परागकोश क्या करता है? दोस्तों परागकोश के अंदर परागकण होता है जो नर युग्म होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुंकेसर। अगला प्रश्न है, घर्षण बल एक संस्पर्शीय बल है जबकि चुंबकीय बल असंस्पर्शीय बल है, यह कथन? तो दोस्तों यह कथन सर्वदा सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाते हैं। तो दोस्तों भारत के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उसको शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह आर्टिकल 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। दोस्तों शपथ की चर्चा किसमें है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो दोस्तों भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों संविधान के आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चर्चा की गई है, लेकिन विशेष रूप से मतदान के अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कौन बढ़ा सकते हैं? तो यह संसद को के पास अधिकार होता है कि वह संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सके, या फिर उसके कानून बनाने के साथ साथ न्यायाधीशों के संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। ये संसद के हाथ में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो दोस्तों सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सिविल सेवक भी होते हैं। ये सीधा प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि? दोस्तों भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि यहाँ जनता की जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई बहुमत की सरकार होती है। यहाँ निर्वाचित सदस्य का प्रावधान किया गया है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया और यहाँ पे कोई भी वंशानुगत तत्व नहीं है, जिसकी वजह से भारत का जो संविधान है वो गणतंत्रात्मक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए, बी और डी ये तीनों के तीनों सही है। तो अगर पूछा होता कि इसमें से कौन सा रीजन नहीं है तब ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं पूछा है, तो ए, बी और डी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों शुंग शासक की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदिशा। दोस्तों शुंग वंश का स्थापना किसने किया? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जिसने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। दोस्तों यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ के सेनापति थे और इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? तो दोस्तों उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नस्क व्यवस्था था, जिसके आधार पर जो खड़ी फसल होती थी, खेत में जो लगी हुई ही फसल होती थी, उसको देखकर अनुमान लगा लिया जाता था कि किस तरह का पैदावार है और कितना इसका जो है फसल ये होगा, तो उस हिसाब से कर लगा दिया जाता था और उसको वसूला जाता था, और यह नगद रूप में वसूला जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने विशुद्ध चांदी तथा तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी तथा तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम था। दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसका नाम रुपया था और तांबे के सिक्के का नाम दाम रखा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुपया और दाम। दोस्तों रुपया जो था वो 178 ग्रेन का होता था और तांबे के सिक्के का नाम दोस्तों बाद में बदलकर पैसा कर दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ मुगल शासक दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित मकबरा। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहला है बाबर। दोस्तों बाबर का मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा है काबुल में। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो दोस्तों उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सिर्रे अकबर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिर्रे अकबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सिर्रे अकबर का मतलब जो होता है यानी अर्थ जो होता है वो होता है महान रहस्य। दोस्तों दारा सिकोह ने 1657 ईस्वी में, कब? 1657 ईस्वी में बनारस के विद्वानों के मदद से 50 उपनिषदों का संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में अनुवादित करवाए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? दोस्तों ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा
1839 ईस्वी में करवाई गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलियम एडम्स। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? तो ये किसने कहा था? तो दोस्तों यह जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने राजा का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए कहने के साथ साथ ये भी कहे थे कि भारत में हिंदू आबादी अधिक है, अतः यहाँ सही मायने में इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। तो ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने कहे थे। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक थे। इसका जो कार्यकाल था वो 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, और यह एक उदारवादी नीति को अपनाने वाले राजा थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक ने दोस्तों 1831 में, कब? 1831 में मैसूर को कुशासन का आरोप लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया, उसको हड़प लिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सही सुमेलित है। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में किया था। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों लॉर्ड वेलेजली का संबंध चतुराईपूर्ण निष्कर्षीयता से नहीं है। चतुराईपूर्ण निष्कर्षीयता से संबंध किसका है? तो जॉन लॉरेंस का है। उसके बाद है सहायक संधि। दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने 1798 ईस्वी में किया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित नहीं है, ये गलत है। चौथा है लॉर्ड लिटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। और कांग्रेस के तरफ से कौन गए थे? तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो महात्मा गांधी तो हो जाएगा। उसके बाद सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया, फिर मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिए थे। तो इसका जो हो जाएगा 1, 2 और 3, ये इसका सही आंसर होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? तो यह सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह असफल सम्मेलन था। क्यों असफल हो गया था? तो सांप्रदायिक समस्या पर विवाद हो गया था, जिसकी वजह से गांधी जी बीच सम्मेलन से ही उठकर चले आए थे। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया। तो दोस्तों अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वो वी.डी. सावरकर ने किए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसकी शुरुआत नासिक में मित्र मेला के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में 1904 ईस्वी में इसे अभिनव भारत के रूप में गठित किया गया। दोस्तों इस संस्था को यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? तो विभाजन के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना, साथ ही नए तरीके से नए दिशा निर्देश के साथ नए राष्ट्र का गठन करना था। दोस्तों जे.बी. कृपलानी जो थे वो मौलिक अधिकार उप समिति के भी अध्यक्ष रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में भीखाजी कामा ने
जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी, ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो दोस्तों मैडम भीकाजी कामा के द्वारा 1907 ईस्वी में, कब? 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन के दौरान भारत का तिरंगा फहराए थे और भारत की तरफ से आज़ादी के लिए क्रांति के रूप में उन्होंने झंडा फहराया। दोस्तों मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टुटगार्ट से। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों भारत में अंग्रेज के द्वारा कोलकाता में प्रथम मदरसा का स्थापना किया गया था, जिसको कोलकाता मदरसा के नाम से भी जाना जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो यह 1781 ईस्वी में कोलकाता मदरसा का स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। दोस्तों वर्तमान में इस मदरसे का नाम बदल दिया गया है, और क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर आलिया यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो दोस्तों सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? तो 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश की शुरुआत की गई थी। दोस्तों यह एक साप्ताहिक पत्रिका था, और इसके संपादन कर्ता कौन थे? तो संपादन इसका किए थे द्वारका नाथ भूषण प्रसाद ने, ठीक है। और यह पूछे कि सोम प्रकाश किस भाषा का समाचार पत्र था? तो दोस्तों सोम प्रकाश बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में मिले हैं? तो दोस्तों सूती कपड़े के अवशेष यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो दोस्तों सबसे पहले भारत में कौन विदेशी आक्रमणकारी आए थे? तो वो थे हिंद यवन, फिर आए शक, उसके बाद आए हिंद पार्थियन, और फिर आए कुषाण। तो सबसे लास्ट में कुषाण इसमें है और इसमें है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है। और सबसे पहले हिंद यवन, तो इसमें भी है और इसमें भी। उसके बाद आए शक, तो इसमें है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो 4 देश आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वह है इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, जिसमें से स्थल रुद्ध जो देश है वो है इथोपिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार जो है वो एक सींग की तरह है, और इसी वजह से इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुखारेस्ट। दोस्तों बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? तो बुडापेस्ट जो है यह हंगरी की राजधानी है, जबकि बोस्निया और हर्जेगोनिया ये एक देश है जिसकी राजधानी साराजेवो है। इन दोनों की राजधानी साराजेवो है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH44, जिसकी लंबाई दोस्तों 3745 किलोमीटर है। कितनी है? 3745 किलोमीटर, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न है, रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो दोस्तों रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी काली मिट्टी देखने को मिलती है। दोस्तों काली मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व, कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, और यहाँ पे जो सबसे अच्छी फसल होती है काली मिट्टी में वो कपास की खेती होती है। अगला प्रश्न है, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है। तो दोस्तों मलक्का जल संधि सीधा सा पूछ रहा है किसको किसको जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है? इसमें से कौन स्थलरुद्ध देश है यानी लैंडलॉक कंट्री है? तो वह है दोस्तों माली। कौन सा देश है? माली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माली जो है यह अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, गिनी, सेनेगल ये सारे देश से घिरा हुआ देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो दोस्तों भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो वो है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जिसमें असम जो है वो 267 किलोमीटर भूटान के साथ सीमा साझा करता है और सिक्किम जो है यह 32 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल ये 183 किलोमीटर भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो वो है असम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है, विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व की गेहूं मंडी यह विनिपेग कनाडा के का एक शहर है, विनिपेग उसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों चीन सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है और भारत का इसमें कौन सा स्थान है गेहूं उत्पादन में? तो भारत का स्थान तीसरे नंबर पे है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? दोस्तों टेरा रोसा मिट्टी यह कहवा के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पे वाइन का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों याकूत यह रूस की प्रमुख जनजाति है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर्य विकिरण निम्नलिखित में से किस परास यानी रेंज में दिखता है? तो दोस्तों सौर्य विकिरण 400 से 780 नैनोमीटर के रेंज में दिखता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सौर्य विकिरण होता क्या है? तो यह सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग को सौर्य विकिरण कहते हैं। इसको मापा किससे जाता है दोस्तों? तो इसको पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों अश्रु गैस में अमोनिया जो है वो अश्रु गैस है। इसके साथ साथ क्लोरोपिक्रीन भी एक प्रकार का अश्रु गैस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।